हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए अब आज जो है ले लेते हैं आपका यूनिट 11। और अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो BSDLA 137 BAG BA स्टूडेंट के लिए। ठीक है, देखिए ऑलरेडी ये सभी वीडियो पहले से डले हुए हैं। अब फर्क ये है कि पहले मैंने BA स्टूडेंट को पढ़ाया, अब जब BAG स्टूडेंट आ गए तो और जो स्ट्रीम है यानी कि जो नेम है वो भी बदल गया, BA से BAG हो गया। और जो सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट कोड है, वो भी बदल गया। लेकिन इसके अंदर जो मैटर है वही आप पढ़ेंगे जो BA के स्टूडेंट ने पढ़ा है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे इस वाले यूनिट में BA के स्टूडेंट ने वैयक्तिक लेखन तो नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने आत्मकथा, संस्मरण, ये सभी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है ना, इसे मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। तो जो आपके BA के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने आत्मकथा पढ़ी है, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत पढ़ा है। ठीक है ना, फिर इनकी भाषा उन्होंने पढ़ी है। लेकिन हाँ, ये वैयक्तिक लेखन क्या होता है ये उनके उसमें नहीं था, तो आपको इसमें एक नया जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कि वैयक्तिक जो लेखन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गद्य साहित्य में समकालीन यानी इस समय के गद्य साहित्य में वैयक्तिक लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। वैयक्तिक जो कि व्यक्तिगत से निकला है, स्वयं का। ठीक है, स्वयं के द्वारा या स्वयं का। तो यहाँ पे पहले इस वर्ड को समझ लीजिए, वैयक्तिक यानी कि स्वयं का, व्यक्तिगत। अगर अब इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत भारतेंदु काल से ही हो गई थी और आजादी के बाद और ज्यादा इसमें विकास हुआ, यानी और ज्यादा ये आगे बढ़ा। और सबसे अच्छी बात तो है कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक सभी जो परिस्थितियां होती हैं सभी में इसका प्रभाव हम देख सकते हैं। और आगे आगे जैसे हम बढ़ते गए हमारे जीवन में वैसे वैसे ही बदलाव आते गए और इन बदलाव के कारण से हमें अभिव्यक्ति यानी आजादी के नए नए तरीके की खोज करनी पड़ी कि हम फ्रीडम लेना चाहते थे किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से। लेकिन एक और ऐसा भी समय था, ऐसा भी था जहां पे पूंजीवादी और औद्योगिकरण के विकास की वजह से सामुदायिक भावना लोगों में कम हो गई थी, यानी लोग इकट्ठे मिलजुल के रहना कम करने लगे थे। और ऐसे में व्यक्ति जो है वो अकेले रहने लगा, यानी उसमें अकेलेपन का उसको शिकार होना पड़ा, व्यक्ति का अकेलापन। ठीक है, और दूसरे में कहें तो मानवीय संबंधों में आई कमी के कारण व्यक्ति या लेखन जीवन के किसी विशेष क्षण को अवश्य याद करना चाहता था कि जब वो अकेले होता था, अकेला होता था, कोई उसके साथ में नहीं होता था, कोई सगी संबंधी नहीं होते थे, तो वो अपने जीवन के किसी क्षण को, किसी पल को याद करता था। ठीक है, और ये क्षण उसके जीवन के यादगार क्षण होते थे और लेखक उन्हें आत्मीयता पूर्वक अपने लेखन में उतार लेता था। यानी कि जैसे देखिए हम लोग भी कभी कभी होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं अकेली होती हूँ या मैं कुछ गुनगुना रही होती हूँ, कुछ लाइनें मुझ में आ जाती हैं जिन्हें मैं गाती हूँ, तो मैं अपने वर्ड में उन्हें अपने कॉपी पेन में लिखती हूँ। मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, कभी कभी कविताएं लिखने का मन करता है। तो जब हम अकेले होते हैं, या जैसे आप बोल सकते हो कि कुछ लिखने का मन कर रहा, कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा, तो कुछ लोग सिर्फ गुनगुना के छोड़ देते हैं, कुछ लोग उसे लिखते हैं। ठीक है ना, और ये उसके लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी होता है क्योंकि हमने उसे स्वयं लिखा है और एक उसकी एक रचना भी बन जाती है। तो वैयक्तिक लेखक द्वारा एक लेखक, व्यक्तिक लेखन द्वारा एक लेखक अपनी अनुभूतियों और विचारों में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाता है। क्योंकि अब जैसे देखिए एक राइटर होता है या एक गीतकार होता है, वो गुनगुनाता है, गीतों को लिखता है और उसके बाद वो म्यूजिक में किसी में डल जाते हैं और आ जाते हैं और फिर आप हम सब सुनते हैं। तो वो क्या हो जाता है कि एक लेखक द्वारा अपनी अनुभूति, विचारों को दूसरों का हिस्से, यानी कि वो दूसरों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, और उनके बिल्कुल निजी अंतरंग भाव, विचार, अनुभव व्यापक पाठक तक पहुंच जाते हैं, उनके अंग बन जाते हैं। तो ये होता है व्यक्तिगत या वैयक्तिक लेखन। ठीक है, हम इसकी इस इकाई में यही पढ़ेंगे। तो वैयक्तिक लेखन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए वैयक्तिक या व्यक्तिगत लेखन जो होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है वैयक्तिक लेखन और दूसरा होता है निर्वैयक्तिक लेखन। अब ये दोनों क्या है ये भी देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी टिप्पणी में लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है ना, तो लेखन में दो भेद हो सकते हैं। अब जैसे देखिए दो भेद क्यों हो सकते हैं, तो लेखन जो होता है मतलब वो सभी लेखन जो किसी वैयक्तिक लेखन यानी किसी न किसी व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं। मैंने कहा ना वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत, तो किसी न किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया वो वैयक्तिक लेखन कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वैयक्तिक लेखन उस लेखन को कहेंगे जिनमें व्यक्ति अपने बारे में लिखता है। ठीक है, तो सभी तरह के जो लेखन होते हैं वैयक्तिक लेखन होते हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा तो लिखा ही जाता है, लेकिन जब व्यक्ति उस लेखन में अपने बारे में लिखता है, अपने बारे में कुछ कहता है,
तो वो वैयक्तिक लेखन कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति ने उसमें अपने बारे में लिखा है, तो वैयक्तिक, ठीक है। और जब निर्वैयक्तिक लेखन वह होता है जो व्यक्ति निरपेक्ष होता है, जिसमें लिखने वाले अपने बारे में प्राय कुछ नहीं बताते, यानी दूसरों के बारे में। तो बहुत सिंपल है, जब व्यक्ति कुछ लिखता है और वह जब अपने बारे में कुछ लिखता है, ठीक है ना, लेखन जो करता है, जो भी लिखता है तो अपने बारे में लिखता है, वैयक्तिक होता है। जो व्यक्ति लिखता है लेकिन वो अपने बारे में नहीं, किसी के भी बारे में लिख देता है, तो वो निरपेक्ष या निर्वैयक्तिक लेखन कहलाता है। वैयक्तिक लेखन का तात्पर्य क्या है, क्यों लोग लिखते हैं? जस्ट अभी ऊपर हम पढ़ के आए कि हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, क्योंकि ये जिंदगी है, बहुत बड़ी होती है। हम कहीं ना कहीं आते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी न किसी से मिलते हैं, टकराते हैं। और लेखन जो होता है वो अभिव्यक्ति का एक साधन होता है, एक माध्यम होता है, यानी कि इसका केंद्र तो व्यक्ति तो होता है, ठीक है ना। ये जो इसमें केंद्र में व्यक्ति स्वयं होता है और ना केवल लेखक होता है। तो इस जो कुछ भी इसमें लिखा जाता है वैयक्तिक लेखन में, ये जो भी मैं ऊपर बताई हूँ ना, वो भी आप इसी में लिखेंगे, वैयक्तिक लेखन में ही लिखेंगे। तो कोई ना व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है को अपनी भाषा में व्यक्त करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब जो भी उसके मन में ख्यालात होते हैं, चाहे वो निजी हो, चाहे कभी कभी क्या होता है कि लोग अपनी निजी चीजों को डायरी, अब यही चीजें देखिएगा, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आगे चल के ये डाइवर्ट होंगी, बदलेंगी। जैसे फिर डायरी आएगी, फिर आत्मकथा आएगी, जीवनी आएगी। तो जब व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, ठीक है ना, सिर्फ अपने बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। फिर व्यक्ति जब दूसरों के बारे में लिखता है, अपने बारे में नहीं लिखता तो उसे क्या कहते हैं। व्यक्ति जब किसी के जीवन के बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये जब आप यहाँ पे इसको समझ जाएंगे ना, तो आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो वैयक्तिक लेखन जो होता है वो निजी लेखन होता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत है, और इसमें निजी और अंतरंग अनुभूति और घटनाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि वाल्मीकि के मुंह से जब पहली बार कविता निकली थी तो उन्होंने करुणा जनित क्रोध का भाव उमड़ रहा था, उनकी वैयक्तिक अनुभूति, उन्होंने गुस्सा किया था तो ये वैयक्तिक थी। और ये आवश्यक नहीं कि विशेष घटना को देखकर अनेक व्यक्तियों के मन में एक ही तरह के भाव पैदा हो। किसी के मन में क्रोध पैदा हो रहा है, किसी के मन में करुणा, तो किसी के मन में प्यार पैदा हो सकता है ना, इस तरह से। तो जब किसी व्यक्ति, ठीक है, जब व्यक्ति किसी घटना या अनुभव विशेष को बाहरी हस्तक्षेप के बिना निजता, आत्मीयता और तन्मयता के साथ प्रस्तुत करता है तो हम उसे वैयक्तिक लेखन कहते हैं। तो यहाँ पे अब इसे देख लेते हैं कि वैयक्तिक लेखन क्या है, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो जब व्यक्ति क्या होगा, जब व्यक्ति किसी घटना या अनुभव विशेष को बाहरी हस्तक्षेप के बिना आत्मीयता और तन्मयता के साथ प्रस्तुत करता है तो वैयक्तिक लेखन कहलाता है। और वैयक्तिक लेखन में लेखक जो होता है अपने आप को केंद्र बिंदु मानता है, क्योंकि वो अपने ऊपर ही तो लिखता है, ठीक है। वैयक्तिक लेखन और अन्य लेखन भी होते हैं, ठीक है। थोड़ा इसे मैं ओके, अब ये वैयक्तिक लेखन चल रहा है, आप इसे देख लीजिएगा। अच्छा, वैयक्तिक लेखन और अन्य लेखन जो होते हैं इनमें क्या फर्क होता है? तो वैयक्तिक लेखन में लेखक और उसके अनुभूति के बीच कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जबकि अन्य लेखन में व्यक्ति क्या करता है, हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि वैयक्तिक लेखन में जो भी व्यक्ति लिखता है, जो भी उसकी अनुभूति होती है वो खुद की होती है, कोई दूसरा उसके बारे में नहीं बता सकता, तो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इसमें लेखक अपने अनुभव जगत को निर्बाध गति से व्यक्त करता चला जाता है, जबकि दूसरी तरह के लेखन में लेखक को स्वतंत्रता नहीं रहती। ठीक से समझने के लिए वैयक्तिक लेखन और अन्य लेखन के बीच फर्क समझना चाहिए। तो वैयक्तिक लेखन उसे कहेंगे जिसमें लेखक की हिस्सेदारी सीधे तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि वो स्वयं के बारे में लिख रहा है और स्वयं लिख रहा है। और यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, जीवनी, रिपोर्टाज आदि विधाएं वैयक्तिक लेखन के अंतर्गत आते हैं। यात्रा वृत्तांत, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, फिर आके हम उसके बारे में लिखते हैं। संस्मरण, रेखा, ये चीजें वैयक्तिक के अंतर्गत आ जाती हैं, जबकि कहानी, उपन्यास, नाटक जो होते हैं ये सभी इनसे भिन्न होती हैं और ये किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य लेखन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में वर्णन और चित्रण होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उपन्यास लिखा जाता है, नाटक लिखा जाता है, उसमें नाम पात्र सभी दूसरे होते हैं, ठीक है। तो जिनका अपना अलग व्यक्तित्व होता है और चरित्र लेखक को अपनी निजी अनुभूतियों को बेकाकी से व्यक्त करने की इजाजत नहीं देता है। जो कैरेक्टर होता है, जो चूज किया जाता है, उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है और लिखा जाता है, ठीक है। तो आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत आदि विधाएं अगर वैयक्तिक विधा के अंतर्गत आती हैं तो इसी अर्थ में इनमें व्यक्ति की निजता को व्यक्त करने की क्षमता कहीं ज्यादा होती है, ठीक है। अब यही सृजनात्मक पक्ष हम तो देख चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे अब वैयक्तिक लेखन की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, तो देखिए इसमें आत्मकथा होती है, ठीक है, फिर संस्मरण होता है,
फिर डायरी होती है, फिर यात्रा वृत्तांत होता है, और फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीवन और कथा में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यात्रा वृत्तांत लिखने के कारणों का उल्लेख करना है, डायरी और संस्मरण में अंतर स्पष्ट करना है, व्यक्तिगत लेखन की भाषा क्या होनी चाहिए, आत्मकथा की भाषा क्या, सब नीचे इसमें भाषा दी हुई है। तो ये वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। उस वीडियो को इस वीडियो से हम लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि आप उसको समझ लें, पढ़ लें, ठीक है ना। ताकि लिंक कर दूंगी, डायरी की भाषा क्या है ये देखिए, तो आप तक पहुंच जाएगी। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, लगता है कि कुछ चीज जैसे डायरी की भाषा है, हो सकता है उसमें ना हो, लेकिन मैं जैसे डायरी की भाषा यहाँ अलग तो नहीं है, लेकिन जब आप डायरी पढ़ेंगे ना, अलग से इसमें दिया हुआ है, जब आप यहाँ पे अलग से डायरी पढ़ेंगे तो डायरी में ही आप पढ़ लेंगे कि उसकी भाषा क्या होती है, ठीक है। जैसे देखिए यात्रा वृत्तांत है, तो यात्रा वृत्तांत में ही भाषा आपको पढ़ने के लिए स्थान तत्वों का महत्व होता है, फिर इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, देखिए ये तो ये यहीं पे पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। डायरी जो है एक साहित्यिक विधा है, ठीक है ना। डायरी गद्य जो है साहित्य की एक विशेष विधा है, यहाँ पे इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। और यहाँ पे लेखक जो होता है वो अपना आत्म साक्षात्कार करता है। इसका मतलब ये होता है कि लेखक डायरी में अपने आप से बातें करता है, वो अपनी जो रोज की स्थिति होती है, रोज की जो उसकी, जिसे हम बोलते हैं कि डेली जो रूटीन होता है, वो उसको डायरी में लिखता है, मेंटेन करता है, यानी कि वह स्वयं वहां पर लेखक होता है। और यहाँ पे जनरली कोई चीज जब लिखी जाती है तो यहाँ पे पढ़ने वाला कोई और होता है, लेकिन डायरी में ऐसा नहीं होता है। डायरी में लिखने वाला और पढ़ने वाला स्वयं वही होता है, जो लिखता है वही पाठक होता है, ठीक है ना। क्योंकि डायरी को बहुत निजी माना जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने डेली रूटीन की चीजें, जो उनके लाइफ में डेली चीजें होती हैं, वो डायरी में लिखते हैं और उसे छुपा के भी रखते हैं, ताकि कोई उसे पढ़ने ना पाए। क्यों? क्योंकि वो निजी और गुप्त होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डायरी के बारे में है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा जो आधुनिक काल में जो गद्य की अनेक विधाओं का जन्म हुआ, इनमें दो भागों में इन विधाओं को हम बांट सकते हैं, क्योंकि शायद आपके इसमें मल्टीपल चॉइस के भी 5 या 6 नंबर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, टिक वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब विधाओं को दो भागों में बांटते हैं तो एक कथात्मक गद्य विधाएं होती हैं, दूसरा कथेतर गद्य विधाएं होती हैं। ये थोड़ा सा देखिएगा, आगे चल के क्वेश्चन भी नीचे है। तो कहानी, उपन्यास, नाटक जो ये कथात्मक का मतलब होता है कहना, कथा करना, जैसे बोलते हैं ना कथा सुन रहे हैं, तो क्या है, कहानी, उपन्यास, नाटक में तो कथा ही सुनाई जाती है, तो ये कथात्मक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। और जो पूरी एक व्यक्ति, जो एक पात्र होता है, एक व्यक्ति होता है, पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है ना। और खासतौर पे कभी कभी सही भी होती है और कभी कभी ये चीजें काल्पनिक भी होती हैं, ठीक है ना। लेखक जो होता है अपने हिसाब से, कल्पना के हिसाब से इसको रच देता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब इसी तरह से देख लेते हैं डायरी, पत्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, ये सभी जो है ये क्या है, कथेतर गद्य विधाएं होती हैं। माइंड में रखिएगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ दे, आपके पेपर में भी 5-6 नंबर का ये आता है, ठीक है ना। तो सिर्फ 3 चीज को रखिएगा। आपको कथात्मक में कहानी, उपन्यास, नाटक रख लेना, उसके बाद जो भी पूछेगा वो कथेतर में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो वर्णित चीजें होती है, किसमें, कथेतर गद्य में, वो घटनाएं लेखक की कल्पना की उपज नहीं होती है, ठीक है, बल्कि रियल में उसके जीवन की सचमुच घटित हुई घटनाएं होती हैं। हम डायरी में वही लिखेंगे जो हमारे जीवन में घटना घटित हुई होगी, मेरे साथ जो हुआ होगा वही डायरी में लिखेंगे, वही पत्र में, वही संस्मरण में, वही यात्रा वृत्तांत में, आत्मकथा में, जीवनी में, ठीक है। तो डायरी कोई भी यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। और डायरी का लिखने का मतलब ही होता है कि रोजमर्रा के अनुभवों को लिपिबद्ध करना, रोजमर्रा की जो चीजें होती है उनको हम लिखना, प्रत्येक दिन की घटनाओं का लेखा जोखा रखना, ठीक है। हम कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, कभी कभी जरूरी नहीं कि बिल्कुल हम रियल लिखे, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो हम नहीं लिखना चाहते, तो इनडायरेक्ट में थोड़ा सा हम उसमें झूठ भी लिख देते हैं। तो और डायरी जो है डेली नहीं लिखी जाती। हो सकता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कुछ चीज को मैं डेली लिखूं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको वीकली भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, वीकली भी उसको लिख सकते हैं कि हफ्ते में, 10 दिन में या 15 दिन में भी उसे हम लिख सकते हैं, महीनों में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डायरी होती है व्यक्ति प्रकाशन के लिए नहीं लिखते, यहाँ पे उसको पब्लिकेट नहीं किया जाता है, क्योंकि डायरी गुप्त होती है और निजी होती है, ठीक है।
ओके, जब डायरी एक व्यक्ति लिख रहा होता है तब ये सोचकर लिखना सिर्फ उसके लिए, अपने लिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बार बार की निजी होती है, ठीक है। अच्छा, डायरी व्यक्ति अपने लिए अब क्यों लिखता है? जब वो किसी को पढ़ना नहीं है, किसी को देना नहीं है, तो भाई वो लिख क्यों रहा है? तो स्वयं के सुख के लिए। डायरी जो लिखी जाती है स्वतः सुखाय के लिए, यानी स्वयं के सुख के लिए लिखी जाती है। आपके साथ कोई दिन में घटना हुई, अच्छी हुई, आप उसे भूल ना जाएं, आप उसे डायरी में लिखना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सुख और अवलोकन आपको मिलता है। कभी कभी बैड चीजें भी लाइफ में हो जाती हैं और उन्हें भी हम उसमें व्यक्त कर देते हैं, तो दुख के उससे भी कर देते हैं। तो सुख और दुख दोनों का अनुभव जो होता है डायरी में होता है, लेकिन लोग जनरली डायरी में सुख वाला अनुभव ज्यादा यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। और डायरी का लेखन जो होता है वो सिर्फ लेखक अपने लिए करता है, दूसरों के बारे में ज्यादा बेबाकी और निर्ममता से लिख सकता है, लेकिन अपने लिए वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, चलिए। और जनरली ये किया जाता है, सोचा जाता है कि डायरी में जो चीजें लिखी जाएं वो ईमानदारी से लिखी जाए, यानी कि सच लिखी जाए। जरूरी नहीं है कि डायरी में जो लिखा है वो बिल्कुल सच ही हो, लेकिन कोशिश यही की जाती है लेखक से कि वो डायरी में सच ही लिखे, और लेखक में आत्मबल का होना भी जरूरी है। आत्मबल होगा तभी वो डायरी में सच लिखेगा और ईमानदारी लिखेगा और सत्य पर वो प्रकाश डालेगा, ठीक है। और यहाँ पे सत्य लिखने का साहस का मतलब यह भी नहीं है कि डायरी में जो लिखा जाता है वैसे ही होता है, जो मैं भी कह रही हूँ। गलत भी हो सकता है ना, असत्य भी हो सकता है, क्योंकि लेखक जो लिखेगा, और जब डायरी हमें अगर मिलती है तो हम, जैसे जो ये मोहन राकेश हैं, इन्होंने अपनी डायरी बनाई थी, लेकिन इनके जीते जी ये डायरी सामने नहीं आ पाई। लेकिन ये जो डायरी आई, आप अभी जो पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, इनकी डायरी इनके मरने के बाद प्रकाशित की गई थी। तो इसमें जो कुछ लिखा गया था वो उनके जीते जी हमें पढ़ने को तो नहीं मिला, लेकिन इनके मरने के बाद हमें मिला, और इसमें उन्होंने पूरी ईमानदारी से सत्य का यहाँ पे बखान किया। डायरी क्या लिखी तो वो भी हम नीचे जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कौन सी बातें डायरी में लिखी जानी चाहिए, ठीक है ना, और कौन सी नहीं लिखी जानी चाहिए। तो आमतौर पर उन घटनाओं और अनुभवों को डायरी में लिखने के लिए लेखक चुनता है जिन्हें वह अपने लिए महत्वपूर्ण समझता है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, एक दिन में ही बहुत सारी हो जाती हैं, और महीने साल की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो हम सभी चीजों को डायरी में नहीं लिख सकते है ना, पता नहीं कितनी सारी डायरी हमें खरीदनी पड़े। तो कुछ चुनिंदा चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, आप उसे अच्छा समझे या बुरा समझे, जनरली अच्छे में ही लीजिए। तो हम उन चीजों को क्या करते हैं, डायरी में लिख के कैद कर लेते हैं आगे के लिए भी, और जब हमें थोड़ा सा फुर्सत का टाइम मिलता है तो हम उसे पढ़ते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे डायरी घटना या अनुभव का महत्वपूर्ण नहीं होता है डायरी में कि घटना अनुभव महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होती है लेखक की अंतर्दृष्टि, जिसके माध्यम से वह घटना या अनुभव डायरी में दर्ज होता है, किस माध्यम से, किस हिसाब से वो लिख रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि डायरी निजी लेखन व प्रकाशन के लिए नहीं होती है, बल्कि शिल्प का उतना महत्व नजर नहीं आता। पहले कहा है कि डायरी जो होती है गुप्त होती है, जिसका प्रकाशन नहीं किया जाता है, और डायरी जो होती है वो लेखन की सबसे बड़ी, यानी जो लिखने वाला होता है, सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो लेखक होता है वो अपनी बात को मनचाहे ढंग से समझाता है, ठीक है ना, और लेकिन सत्य से बधा होने के कारण उसे बद का वृद्ध रहना पड़ता है, क्योंकि डायरी में सत्य चीजें ही लिखी जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, जनरली हम लोग देखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जब कुछ मर्डर वगैरह केसेस होते हैं और सामने डायरी जब आती है तो बहुत सारी चीजें, सत्य बातें जो लोगों को नहीं पता होती है वो निकल के आ जाती है। तो किसके माध्यम से, डायरी के माध्यम से आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डायरी में ऑलवेज सत्य बातें ही निकल के आती हैं, और जो वो डायरी लिखने वाला होता है, जो लेखक होता है, उसके भाव और विचारों को, भाषा शैली का पता जो होता है वो डायरी के लिखावट से पता चलता है, ठीक है ना। ओके, चलिए। और अंत में भी समझ लेते हैं कि कोई भी पाठक किसी भी लेखक की डायरी को शिल्प की उत्कर्षता के लिए नहीं पढ़ता, वह उसमें उस लेखक के उस रूप को खोजना चाहता है जो अब तक उससे छुपाया है। तो जब आप यदि मोहन राकेश की डायरी पढ़ेंगे और आप इन्हें जानते हैं, तो आप ये उनके लिए, उनको जानने के लिए आप डायरी पढ़ेंगे कि ऐसी कौन से राज हैं जो इतने साल से मैं इनको जानता आ रहा था, इनकी मैं नॉवेल्स और जो भी चीजें मैं पढ़ता आ रहा था काम की वगैरह, लेकिन आप डायरी मिली है तो मैं देखना चाहता हूँ कि उन्होंने हमसे कौन सी चीज छुपाई है जो इनके बारे में हमें नहीं पता है। तो छुपे हुए चीजों को ही पढ़ा जाता है डायरी में, ठीक है। ओके, लेख की व्यक्तित्व का प्रकाशन भी डायरी भाषा के माध्यम से ही होता है। डायरी और अन्य विधाएं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सबका लेके आएंगे। BSDLA का आपका शायद 24 को है या परसों है या कल है, मैं भी लेके आऊंगी, इसकी बात कर लेते हैं।
डायरी और अन्य विधाओं की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ों में तुलना यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन कर सकता है कि डायरी और अन्य विधा में क्या अंतर है, या फिर डायरी यात्रा वृत्तांत में, डायरी संस्मरण में, डायरी आत्मकथा में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन ये क्रिएट कर सकता है। देखिए ना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डायरी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और पत्र, इन सभी गतिविधियों में लेखक के वास्तविक अनुभवों का, जीवन की तथ्यात्मक घटनाओं का, यानी कि लेखक के खुद के लाइफ का यहाँ पे जो अनुभव होता है वो देखने को मिलता है इन चीजों में। किनमें? डायरी में, आत्मकथा में, संस्मरण में, यात्रा वृत्तांत में, ठीक है ना। यानी कि जो एक केंद्र बिंदु है डायरी, वो लेखक के स्वयं का जीवन होता है। डायरी ही नहीं, चाहे आप आत्मकथा ले लीजिए, संस्मरण ले लीजिए, यात्रा वृत्तांत ले लीजिए, इन सभी का केंद्र बिंदु जो होगा वो कौन होता है? राइटर होता है, लेखक होता है, क्योंकि स्वयं वह इसको लिखता है, वही लिखता है जो वो देखता है, ठीक है ना। और इन सभी विधाओं में तथ्यात्मक सूचनाओं का संप्रेषण होता है। तो किनका संप्रेषण होता है? तथ्यात्मक सूचनाओं का। लेकिन यह लेखक का उद्देश्य नहीं होता है कि यदि उसके मात्र सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए इन विधाओं का उपयोग किया है तो इनकी व्यवहारिक उपयोगिता तो रह जाती, किंतु साहित्यिक और कलात्मक उपयोगिता नहीं रह जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अंतर, मेन एक चीजें निकल के आती है इन सभी चीजों में, डायरी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत में, तो जो लेखक होता है, जो लिखने वाला होता है, वो मेन बिंदु होता है, क्योंकि वो अपने जीवन की सत्य घटना को यहाँ पे उजागर करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डायरी और आत्मकथा में क्या है। एक ही रूप है, क्योंकि आत्मकथा में भी लेखक अपने जीवन की कहानी कहता है और डायरी के पन्नों में भी लेखक अपने बारे में लिखता है, ठीक है। आत्मकथा का लेखक अपने जीवन की कहानी दूसरों को सुनाना चाहता है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हो गया। आत्मकथा जो होती है वो एक लेखक जो है अपनी कहानी दूसरों को सुनाना चाह रहा है, इसलिए वो आत्मकथा लिख रहा है, उसे पब्लिश भी करेगा, ठीक है ना। और उसका श्रोता पाठक उससे अलग होता है जो पढ़ेगा, और उसका एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। अच्छी आत्मकथा आत्म साक्षात्कार का एक रूप होती है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए आत्मकथा नहीं लिखता है। और यहाँ पे डायरी जो होती है, डायरी लेखक सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लिखता है, किसी दूसरों को सुनाने, किसी दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं लिखता है। ये यहाँ पे थोड़ा अंतर भी है डायरी और आत्मकथा में, ठीक है ना। और डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डायरी अपने शुद्ध रूप में स्वयं को संबोधित रचना है, यानी लेखक का कोई पाठक नहीं होता है। लेखक, डायरी लिखने वाला ये नहीं चाहता है कि जो हम लिख रहे हैं उसे कोई पढ़े, किसी को पढ़ने के लिए लिखता भी नहीं है, उसे सिर्फ वो सिर्फ अपने पास रखना चाहता है। तो आत्म साक्षात्कार का शुद्ध रूप डायरी होती है, जो किसी अन्य को कुछ नहीं सुनाना चाहता है, उसका अन्य उद्देश्य भी नहीं होता है, ठीक है ना। और अपने आप से वो संवाद करता है, अपने आप में ही वो लिखता है और अपने तक ही उसको सीमित रखता है, ठीक है। और आत्मकथा में लेखक उस पूरे प्रकरण को विस्तार से पृष्ठभूमि सहित लिखता है। डायरी में जनरली बहुत संक्षिप्त चीजें लिखी जाती हैं, खुल के नहीं लिखी जाती हैं, कोड में कभी कभी लिखी जाती हैं, लेकिन आत्मकथा में चीजें बड़े विस्तार से लिखी जाती हैं, ठीक है ना। ओके, और इसीलिए आत्मकथा में जो तथ्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, लेखक उनको तोड़ मरोड़ के अपने हितों में अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करता है कि जो पढ़ने वाला उसको थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा मजा आए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, इसके हिसाब से जो होता है आत्म औचित्य की स्थापना यहाँ पे होती है आत्मकथा में। डायरी में ऐसा नहीं होता है, डायरी में लेखक के सामने मजबूरी भी नहीं होती, जो सत्य होता है वही होता है, वो वही लिखता है और सिर्फ अपने लिए लिखता है, ठीक है ना। तो ये डायरी और इसका हो गया, किसका हो गया? आत्मकथा का हो गया, ठीक है। आत्मकथा में पाठक की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है लेखक, ठीक है ना। और आत्मकथा लेखक की पैरवी करता है। डायरी का लेखक अपने आप में जिरह करता, अपने आप से सवाल पूछता, अपना जवाब वहीं पे लिखता, क्योंकि उसका संबंध सिर्फ उसी का रहता है, डायरी तक किसी और का नहीं रहता है, तो स्वयं के विरुद्ध फैसला वो करता जाता है। डायरी लेखक उसी समय, उस दिन या दिन भर की घटनाओं का लेखा जोखा डायरी में करता है, और इसलिए डायरी की विषय वस्तु एक दिन की होती है। और आत्मकथा में लेखक अपने संपूर्ण जीवन का पुनरावलोकन करता है। तो आत्मकथा में जब से वो जन्म लिया और जब तक वो जिंदा है, यानी कि मरने के पहले तक का पूरा लेखा जोखा जो होता है वो सब कुछ आत्मकथा में होता है, जबकि डायरी में ऐसा नहीं होता है। डायरी में एक एक दिन की घटनाओं को यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ओके, अब डायरी और यहाँ पे संस्मरण देख रहे थे। मैंने कहा ना, इन सभी जो चीजें हैं ये कथेतर की आती हैं और सभी एक सी है, इसमें इनमें जो है ना कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, आज आपका एग्जाम है, FHD 2 का है और इवनिंग में यानी कि आफ्टरनून में है,
ठीक है, तो जल्दी से इसको देख लीजिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं सिर्फ उन्हीं को ले रही हूँ। डायरी और संस्मरण क्या होता है? अब डायरी तो हमें पता चल ही गया क्या होता है, अब संस्मरण को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ बताना चाहता है तब वह संस्मरण लेखन की विधा को अपनाता है। और डायरी में लेखन और पाठक एक ही व्यक्ति होता है, वह अपने लिए ही लिखता है, जबकि संस्मरण का पाठक कोई और होता है। लेखक अपने से इतर किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहना चाहता है। इस स्तर पर संस्मरण आत्मकथा के करीब होता है, बिल्कुल सही। आत्मकथा में लेखक कोई और होता है, पढ़ने वाला कोई और होता है, लेकिन संस्मरण आत्मकथा में दो हो गए, लिखने वाला, पढ़ने वाला। अच्छा, संस्मरण में 3 लोग होते हैं, एक तो वो होता है जो लिखता है, और दूसरा वो हो गया जिसके ऊपर लिखता है, और तीसरा वो हो गया जो पढ़ता है। सिंपल सी बात। तो जैसे मैं हूँ, मैं अमिताभ बच्चन को लाइक करती हूँ, तो मैं उनके बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ, तो मैं हो गई पहला जो मैं लिखना चाह रही हूँ, अमिताभ बच्चन दूसरे हो गए, वो व्यक्ति हो गए, क्योंकि इसमें महानायक के ऊपर लिखा जाता है, बहुत बड़े व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना, किसी ऐसे के ऊपर नहीं लिखा जाता, वो फेमस हो, तो वो दूसरे हो गए। अब मैंने अमिताभ बच्चन के बारे में लिखा, तो भाई आप श्रोता हैं, उनके भी फैन हो, तो आप पढ़ना चाहोगे, तो आप तीसरे के रूप में आ गए, ठीक है, क्योंकि आप उसे पढ़ना चाह रहे हो। तो ये हो जाता है संस्मरण। और संस्मरण जो होता है वो आम सामान्य व्यक्ति पर नहीं लिखा जाता है, ऐसा अनिवार्य नहीं है, लेकिन जनरली यही होता है। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे तीसरा व्यक्ति यानी जो पाठक तीसरा व्यक्ति है वो जानता हो। तो एक लिखने वाला राइटर हो गया, फिर जिस पे लिख रहा हो एक व्यक्ति चाहिए होता है वो दूसरा हो गया, और तीसरा जो उसे पढ़े वो पाठक हो गया। ये संस्मरण में होता है। बस इन 3 चीजों को आप रख लीजिए और इसको एक्सप्लेन करके लिख लीजिए। और डायरी और संस्मरण में जो हमने आत्मकथा में डायरी में बताया है वही संस्मरण में भी आ जाएगा कि संस्मरण में लेखक, संस्मरण जिस व्यक्ति के बारे में है वह पाठक। ये 3 बिंदु होते हैं जो मैंने आपको 3 बिंदु बताए। और डायरी में लेखक ही पाठक होता है, लेखक ही लिखने वाला होता है, और लेखक अपने बारे में ही डायरी लिखता है, ठीक है ना। तो डायरी में लेखक और पाठक दोनों वही होता है जो लिखता है, ठीक है, ओके। वही यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको इन 3 शब्दों 4 लाइनों में 3 चीजों में बता दी है वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो बन सकता है, ओके। अब यहाँ पे ले लेते हैं डायरी और यात्रा वृत्तांत। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन अलग भी पूछ देता है कि यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। तो आप डायरी और यात्रा वृत्तांत, क्योंकि हम डायरी जब पढ़ रहे हैं तो डायरी से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है तीनों चीजों को, ठीक है ना। तो यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी स्थान विशेष का वर्णन सुनाता, बहुत इजी है ये। और ये वर्णन उन स्थानों का होता है जहां वह स्वयं गया हुआ हो, जिन्हें लेखक पसंद करता है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर वह यात्रा वृत्तांत नहीं लिख सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि यात्रा वृत्तांत वही होता है, यात्रा का मतलब ये होता है कि जब वो सफर करे वो उस जगह पे जाए, और वृत्तांत का मतलब उसका लंबा विवरण प्रस्तुत कर दे, ठीक है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक राइटर हो गई हूँ और मैं अभी यहाँ कहाँ ऊटी गई हूँ, ऊटी घूम के आई हूँ। अब मैं वहां के बारे में सब कुछ लिखना चाह रही हूँ, तो मैं तभी लिख सकती हूँ ना जब मैं वहां गई हूँ। तो मैंने कौन सा रूट लिया, मैंने कौन सी ट्रेन ली, फिर ट्रेन के जरिए गई, एरोप्लेन से गई या किससे गई, है ना। फिर मैं कहाँ रुकी, फिर वहां का होटल कैसा था, वहां का एनवायरमेंट कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, वहां पे कैसी दुकानें थी, क्या थी, स्थान कैसा था, क्या खरीदा, क्या खाया, क्या पिया, किस तरह की चीजें वहां पे मिलती हैं। तो ये मैं तभी लिख सकती हूँ जब मैं उस जगह पे जाऊंगी। तो किसी जगह का वर्णन करना और खुद स्वयं जाके ये यात्रा वृत्तांत कहलाता है, ठीक है ना। और एक अच्छी यात्रा वृत्तांत में तथ्य और कल्पना का मिश्रण होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी शहर में जो पुराना किला है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, घंटा घर बना हुआ है। अब लेखक यहाँ के यात्रा वृत्तांत लिखेगा तो इसका उल्लेख क्या लिखेगा, भाई पर्यटक निर्देशिका में भी होगा, वहाँ की चहल आवाजाही, कैसे लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, भाई बहुत भीड़ रहती है। मैं तो लाल किला देखने गई, बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां पे दुकानें भी बहुत अच्छी थी, वहां पे दुकानों में ये सामान मिल रहा था, लेकिन हाँ सामान थोड़ा महंगा था। हम लोग यही तो करते हैं, कब, जब हम वहां घूमते हैं। फिर वहां के वेदर का, मौसम का, क्लाइमेट का जिक्र होगा, नहीं यार वहां तो बहुत गर्मी थी, हम यहाँ से गए तो बहुत ठंड थी, मैं कपड़े भी लेके गई। यही चीजें होती हैं यात्रा वृत्तांत में, ठीक है ना। तो ये यात्रा वृत्तांत जो है और डायरी में ये फर्क होता है। तो दोनों को आप डायरी के मैंने एक बार बता दिया, यात्रा वृत्तांत को इससे आप जोड़ सकते हैं। तो यात्रा वृत्तांत को डायरी के रूप में लिखा जा सकता है और संस्मरण के रूप में भी लिखा जा सकता है। भाई हम कोई चीज आगे भूले ना तो हम संस्मरण के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 3 रूप मिल रहे हैं और डायरी के रूप में भी यात्रा वृत्तांत को हम लिख सकते हैं। आत्मकथा
आत्मकथा को नहीं लिख सकते उसके रूप में, लेकिन हाँ यात्रा वृत्तांत को, छोटी छोटी चीजों को, बहुत लंबी ना लेके छोटी छोटी चीजों को लेके यात्रा वृत्तांत को भी डायरी में लिख सकते हैं और संस्मरण को भी लिख सकते हैं। ये जो तीन है डायरी के जो मेन रूप है, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण हो गए, आत्मकथा भी है लेकिन वो बात की है, ठीक है ना। ओके और हम उसी रूप में डायरी का लेखन उसी दिन होता है, उस दिन एक दिन है उसके स्थान पर गए हो और आप उसका वर्णन यहाँ पे कर दीजिए। यात्रा वृत्तांत का एक रूप हो सकता है डायरी, जो ठीक है ना, आप अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद उसका वर्णन करना होता भी है। जनरली हम लोग यात्रा वृत्तांत तो नहीं करते, लेकिन जब जाते हैं ना तो पैसों का हिसाब किताब जरूर रखते हैं ना, कि आज यहाँ पे इतने खर्च हुए, इस गाड़ी को दिया, ऐसे दिया, तो डायरी में तो मैनेज करते हैं ना। तो यात्रा वृत्तांत में डायरी एक रूप है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यात्रा वृत्तांत का एक लक्ष्यभूत पाठक होता है और यह पाठक डायरी के पाठक से भिन्न होता है, जहां रचना किसी और व्यक्ति को संबोधित होती है। आप जाना चाहोगे कहीं कुल्लू मनाली शिमला कहीं जाना चाहोगे तो आप उसके पहले सर्च करना चाहोगे, जब सर्च करते तो आपको गूगल में बहुत कुछ मिल जाता है, वहां से घूमने फिरने की जगह है, क्या कैसे है, हाट बाजार, तो ये किसी के यात्रा वृत्तांत भी वहां पे भी हो जाता है कि लोग जाते हैं घूमने, फिर उसके बाद आके लिखते हैं और डाल देते हैं, ठीक है ना। यात्रा वृत्तांत का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और आमतौर पर किसी स्थान विशेष के सौंदर्य से या वहां की सामाजिक सांस्कृतिक जिंदगी से प्रेरित होकर लेखक यात्रा करता है। आपको मंदिर जाना है, धाम करना है तो आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए और वहां से आने के बाद या मार्केट बाजार या हिल स्टेशन जाइए, आने के बाद उसको लिख दीजिए। तो क्या होता है, एक उद्देश्य लेके आप जाते हैं और उसको लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, हिंदी में अज्ञेय और निर्मला वर्मा ने बहुत उत्कृष्ट यात्रा वृत्तांत लिखे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी कथात्मक गद्य विधा नहीं है, जो मैं आपसे कह रही थी, देखिए यहाँ पे वो आ गया, ठीक है ना। कथात्मक गद्य विधा नहीं है, देखिए अभी मैं गद्य विधा कौन कौन सी है, जीवनी, उपन्यास, उपन्यास, नाटक, कहानी जो है ये गद्य विधा है, यानी कथात्मक गद्य है। जीवनी जो है वो क्या है, गद्य, कथात्मक गद्य विधा नहीं है। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत ये कथेतर गद्य विधा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता डायरी पर लागू नहीं होती है, तो देखिए कल्पना के सहारे लिखना, अपने अनुभवों के बारे में लिखना, ये भी सही है। प्रकाशन के लिए नहीं लिखना, ये भी सही है। आत्मविलोकनी, कल्पना के सहारे लिखना जो होता है ये लागू नहीं होती, क्योंकि डायरी में बिल्कुल सही चीजें होती है, ठीक है। ओके, केंद्रीय महत्व क्या है डायरी पढ़ने का, तो देखिए लेखक के, यदि आप जानते हैं तो लेखक के बारे में इसमें हमें जानने का मौका मिलता है। लेखक के बारे में कुछ गुप्त चीजें हमें इसमें मिल जाती है। कौन सी विधा डायरी के नजदीक नहीं है, तो देखिए निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, ये तीनों डायरी के नजदीक हैं। जीवनी भी डायरी के नजदीक है, लेकिन निबंध जो है वो डायरी के नजदीक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मोहन राकेश की डायरी का पठन आ गया है, यानी कि मोहन राकेश ने 26 जनवरी 1958 को जालंधर के लिए एक पत्र लिखा था, यानी एक डायरी लिखी थी। वो डायरी देखिए यहाँ पे आ गई है, आप इसे मैं ग्रुप में दे दूंगी इसका लिंक, ठीक है ना, तो वहां से डाउनलोड करके से एक बार जरूर देख लीजिएगा कि ये वो डायरी है। डायरी जो किसके लिए लिखी गई है ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, अब ये खत्म होने वाला ही है, बस 15-20 मिनट का है, 10-15 मिनट का है। ओके, तो ये पूरी डायरी है, देखिए, ठीक है ना। अब क्यों करते हैं ब्याह, मना क्यों नहीं कर देते, ब्याह किसने और कहा था, तो ये यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं है कि इसको हम पढ़ें, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो इसे ऊपर से देख लेंगे तो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये है, या फिर नीचे इसका आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से और आगे नीचे ले लेती हूँ थोड़ा सा। ओके 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 ओके, लेखक ने किसे 26 जनवरी शायद ऊपर दिया है, 1958 को पत्र लिखा था, तो बीणा को लिखा था। कागजों के प्यार बढ़ाने का क्या अर्थ है, लेखक बहुत अकेलापन फील कर रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए उसने कागजों से प्यार बढ़ाने का मतलब था, क्योंकि जिसको वो लेटर लिख रहा था, डायरी लिख रहा था, वो बहुत दूर थी उससे, तो वो कागजों के सहारे ही प्यार बढ़ा रहा था अपने, ठीक है ना, अपने भाव को व्यक्त कर रहा था, ठीक है। तो ये एक सार यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो डायरी है वो रूमानी प्रभाव पे, एक रोमांटिक डायरी जिसको कहते हैं उस तरह की है, और यहाँ पे मन में कामना, किसी बात को करने की मन में कामना जगाती है, आश्वस्त करती है, स्नेहिल भी है, घरेलू संबंध की भी कामना ये डायरी करती है, और लेखक चाहता है कि वह किसी के हाथ चाय की प्याली ला कर दे, और इसी सुखद कल्पना के बाद उसे पुनः निराशा घेर लेती है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं होता
होता है और उसे लगता है कि संभव नहीं है कि जिससे उम्मीद थी उसे मनाकर दिया जो कर सकता था, ठीक है ना, या कर सकती है, उसका पारिवारिक दायित्व है। आई थिंक ये उनकी वाइफ के लिए ये है। तो लेखक अपने जीवन के इस खालीपन से परेशान था और वह चाहता था कि साहित्य की दुनिया में वह अपने आप को डुबो दे, भावात्मक रिश्तों को मन से निकाल दे, और इसी के लिए वह क्या करता था, डायरी लिखता था, ठीक है ना। और बीड़ा को उसने पत्र, और लेखक भी सोचता ही था कि बीड़ा को पत्र लिख ही दे, तो किसके लिए पत्र लिखा था, बीड़ा को पत्र लिखा था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है, इसे आप देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे डायरी की प्रमुख सब विशेषताएं क्या हो सकती है, देखिए अकेलेपन की पीड़ा और भावात्मक रिश्तता या भावनात्मक रिक्तता यानी खालीपन का वर्णन यहाँ पे लेखक ने किया है, बताया है कि किस तरह से अकेला है, किस तरह से वो खालीपन है, किस तरह से वो जो है शून्य है उसके जीवन में, उस चीजों को उसने अपने इस डायरी में जो है व्यक्त किया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए। और डायरी में वर्णित इन मानसिक प्रक्रियाओं के सहारे लेखक के रूप में ऐसे भावुक व्यक्ति की तस्वीर उभरती है जो रिश्तों में ऊष्मा में जीना चाहता है, रिश्तों पर निर्भर रहना चाहता है। वो ये चाहता है कि कोई उसके पास हो और जो एक प्याली कप चाय बनाकर उसे ला के दे, यानी वह आत्मीयता की कामना करता है, ठीक है ना। और उसी की आत्मीयता की कामना तो करता है, लेकिन इसके अभाव में पीड़ा का दर्द भी उसे होता है कि दुनियादार आदमी को नहीं समझाया जा सकता है किसी भी, और वह यह जानता है कि इस दर्द का इलाज संभव भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे, और 2 दिनों में इस डायरी में निरंतरता है, जो दर्द पहले की डायरी में है वही दूसरे दिन भी मौजूद रहता है। और इस दिन बीड़ा को पत्र लिखा गया और इस पत्र में भी वही आत्म साक्षात्कार है, अपना ही उतावलापन, अस्थिरता, दिव्य स्वप्न, आकांक्षा, ये विशेषताएं हैं डायरी की। आप इसको उठा के एक्सप्लेन कर दीजिए। और लेखक एक ऐसी भावना को अपने आसपास देखना चाहता है जो मेरे तकिए के पीछे आ खड़ी होगी और मेरे बालों को सहला देगी। कुछ कल्पनाएं लेखक करता है, वही सब उसने अपनी पीड़ाएं, लेकिन वो कल्पनाएं हैं, रियल में नहीं है, तो ये कल्पनाएं उसे कष्ट देती है, पीड़ा देती है, और उन्हीं पीड़ा को लेखक ने अपने अंशों में पिरो करके, अपने वाक्यों में पिरो करके डायरी में लिख दिया है, ठीक है ना, ओके। ये हो गया। और डायरी आत्म साक्षात्कार की विधा होती है, क्योंकि जो दिल में, जो आत्मा में होता है वही इंसान डायरी में लिखता है, ठीक है, वही चित्रण करता है। तो ये देख लीजिए, ओके। यहाँ पे भाषा शैली वेरी इंपॉर्टेंट है डायरी की। तो यहाँ पे डायरी कई उद्देश्यों से प्रेरित होकर लिखी जा सकती है, और उसमें रोज का हिसाब किताब तो होता ही है, और घटने वाली घटनाओं का भी वर्णन होता है जो डेली होता है। तो ऐसी डायरी को साहित्यिक विधा नहीं माना जा सकता है। तो डायरी जो है साहित्यिक विधा के अंतर्गत नहीं आती है, और वही डायरी साहित्य रचना का दर्जा पा सकती है, इसमें डायरी लेखक की रचनात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति हो, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरी जो होती है वो प्रकाशन के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। तो साहित्यिक डायरी में लेखन की भाषा का उत्कर्ष रूप देखने को मिलता है, और लेखन शब्दों का प्रयोग अत्यंत सजग होकर करता है। उसकी भाषा में भावात्मकता, तरलता का आभास भी बराबर मिलता है। यदि पीड़ा उसके मन में है, डायरी ऐसी हो कि यदि लेखक के मन में पीड़ा है तो वो डायरी में झलकनी चाहिए कि आप पढ़ो और आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ये पीड़ा है। यदि लेखक के मन में कोई खुशी है और आप खुशी की बात उसमें पढ़ रहे हो तो आप भी खुश हो जाओ, ये होती है भाषा शैली लिखने का, ठीक है ना।